तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप लोगों को अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को सेट नंबर 5 जो है सॉल्व कराना शुरू किया था। और पिछली क्लास में आप लोगों को 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी करा दिया है। ठीक है, आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भैया जो का पार्ट है उसमें 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, जो कि कई बार आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो मैंने कहा था पिछली ही क्लास में कि इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में नहीं सॉल्व कराएंगे, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 का खा पार्ट है यहाँ से हमें सॉल्व कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो खा पार्ट है ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। इसमें लिखा है कि एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी, एक पाठशाला है मतलब जैसे विद्यालय होता है वैसे पाठशाला, जहाँ पर विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं वहाँ पर टोटल 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़कियाँ हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? 230 है। यह ज्ञात है कि 230 में 10% लड़कियाँ हैं। यह चीज़ पता है कि 230 लड़कियों में 10% वो लड़कियां हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। कहाँ पढ़ती है भाई? कक्षा 12 में पढ़ती हैं। एक यादृच्छा जो है विद्यार्थी चुना गया है। अब विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, बात को सुनिएगा, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की ही, इस बात की प्रायिकता याद कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, इन्होंने कहा कि वह कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है, मतलब 12 में पढ़ता है, ये घटना घटित हो चुकी है ऑलरेडी। प्रायिकता इस बात की निकालना है कि वह लड़की है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने पहले से मान लिया कि माना कक्षा 12 ये जो एक घटना घटित हो रही है, यहाँ पर 2 घटनाएं घटित हो रही हैं। एक घटना घटित हो रही कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, और दूसरी घटना ये घटित हो रही है कि जो चुना गया विद्यार्थी वो लड़की है, लड़का की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? F/E। क्या निकालना है? F/E। इसका मतलब ये है कि घटना E क्या है भाई? घटित हो चुकी है, मतलब कक्षा 12 में तो पढ़ ही रहा है, जो लड़की है वो कक्षा 12 में तो पढ़ ही रही है, ये घटना घटित हो चुकी है। प्रायिकता इस बात की निकालना है कि वह लड़की है, मतलब F होने की प्रायिकता निकालना है। चुना गया जो विद्यार्थी है वो लड़की है, तो उसको F घटना मैंने बताया। जबकि घटना E घटित हो चुकी है, वो कक्षा 12 में पढ़ता है, ये निश्चित है, पहले बताया गया। और किसकी प्रायिकता निकालना? वह लड़की, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो हमने F को माना है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालना है, जिसका सूत्र आप सभी लोगों को पता भी है। क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, ठीक है, या E इंटरसेक्शन है, बात एक ही है, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E निकालेंगे। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E निकालेंगे तो हमें करना क्या है? देखिए F क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है। तो अब लड़की देखिए कितनी 230 में कितनी परसेंट है? 10%, जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं, ठीक। तो 23 लड़कियां हैं। देखिए 223 का आप 10% निकालेंगे, 10% तो lड़कियां हैं, 10/100 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 23 आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E जो होगा वो 23/, ये 23 संख्या क्या है? 23 संख्या कुल में से है, क्योंकि प्रायिकता जब भी निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम 23 है, जो कि कक्षा 12 में लड़कियां पढ़ रही हैं, और कक्षा 12 की ही बात हो रही। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल तो आपके बच्चे थे 500, ठीक है, तो कुल परिणाम 500 हो जाएगा। तथा अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या था? कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, 500 विद्यार्थियों में से 230 विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 23 लड़कियां हैं, 10% लड़कियां हैं। तो कक्षा 12 में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 230। कुल कितने में से? आप कहोगे 500 में से। तो इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 230/500। बताओ ये बात मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हो। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना था? यहीं पर सॉल्व किए दे रहे हैं, आपको केवल समझाना है, लैंग्वेज सॉल्व लिख सकते हो। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालना था। तो F इंटरसेक्शन E का मान आपका आ चुका है 23/500। अच्छा, बटे में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मान आ चुका है 230 बटे में भैया 500। मानते हैं ये बात? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 23/500। अच्छा, नीचे से ऊपर अगर भिन्न को ले जाते हैं तो हर ऊपर चला जाता है। 500 बटे में कितना हो जाएगा? 23। 500 से 500 कैंसिल, सॉरी यहाँ पर आपका 230 था, ये 23 से 23 को काटेंगे 10 बचेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E का मान आएगा, F/E का मान वो 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब 0.1 आएगा। कितना आएगा?
0.1 आएगा। बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसके पहले भी इस तरह के प्रोबेबिलिटी के कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। ठीक है, चलिए भाई, जिन विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आया हुई क्लास को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन के लिए। सारे क्वेश्चन भैया 5-5 नंबर वाले होंगे। क्लास को बिल्कुल भी मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर वाले टोटल, है ना। चलिए 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में। अब बढ़ते हैं 5वें के गा पार्ट की ओर। ये खा पार्ट था। हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो गा पार्ट है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। गा पार्ट में क्या कहा जा रहा है? गा पार्ट में कहा जा रहा है कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, जब मैंने आपको अवकल समीकरण की 1 शॉट क्लास प्रोवाइड की तो उसमें व्यापक और विशिष्ट हल वाले लैंग्वेज वाले भी 2-3 प्रश्न सॉल्व कराएं। ये उसी में से प्रश्न आया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, बिंदु 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण यहाँ पर दिया गया, गा पार्ट है। एक्स डी वाई इक्वल टू आपको दिया गया 2x² + 1 इंटू में dx। अब ये कल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। अब निकालना बिंदु 1,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। अवकल समीकरण ये दिया गया। मैंने कहा था कि y वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाला कोई है नहीं, और x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 2x² + 1 अपान में x, इस x को इधर लेंगे और ये dx हो जाएगा। x वाले एक तरफ करने के बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy, इसका समाकलन, इसको अलग अलग कर लेंगे। 2x² x dx का अलग हो जाएगा और 1/x dx का अलग हो जाएगा। बताओ सिंपल है कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल, हमने ये क्वेश्चन है आपको पूरा सॉल्व कराया अभी कल की क्लास में। डी वाई का समाकलन y हो जाएगा, x से x कैंसिल 2 बाहर हो जाएगा और x यहाँ पर बचेगा। x का समाकलन x² 2 हो जाएगा। 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा, log mod x हो जाएगा और प्लस c अचर पद जुड़ता है। अब आपको ऐसे वक्र का समीकरण निकालना जो 1,1 से होकर जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 1,1 का मतलब x का मान 1 रखो और y का मान भी कितना रखो, 1 रखो। और रखने पर आपको क्या निकालना है, c का मान निकाल के फिर इसी समीकरण में रखना है। तब वो वक्र 1,1 से होकर जाने वाले का समीकरण होगा। तो y का मान 1 रखेंगे, 2 इंटू x का मान 1, 1 का स्क्वायर बटे में 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, log mod x प्लस कितना हो जाएगा c। x के स्थान पर भी कितना रखना है, 1 रखना है। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया। इस 1 को इधर ले आएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस c, अर्थात सॉल्व करने पर c की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि 1 से 1 जाएगा तो 0। ठीक है। नाउ अब हमको क्या निकालना है, अवकल समीकरण। देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण आई थी y, ये 2 से 2 कट जाएगा, x² प्लस log mod x और प्लस c का मान कितना रखेंगे, 0। जब c का मान 0 रखेंगे तो 0 आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर बताओ फ्री के हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन लगता है आपको? नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है। जितने भी चैप्टर की मैंने वन शॉट आपको क्लास दे रखी वो आप कर डालिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भैया, भरोसे के साथ पढ़िए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। वन शॉट क्लास से कर डालिए और अनसॉल्व पेपर की क्लास से कर डालिए, पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो अगला क्वेश्चन है घा पार्ट, बढ़िया क्वेश्चन है घा पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। देखो वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस समझना है आपको। बस वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो माड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, माड वेक्टर ए और डॉट इंटू में माड वेक्टर बी, ये होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर क्या कहोगे, यदि हम यहाँ पर क्या करें, यदि वेक्टर ए बराबर हम 0 मान लें, ठीक है, और वेक्टर बी को भी 0 मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का माड होगा या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का माड का मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसी स्थिति आनी नहीं, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो चलो ठीक है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम जानते हैं कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, आपको ये भी पता है, चलो हम बता देते हैं। चलो अच्छा लिख देते हैं क्या होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप लोग पढ़े हो सूत्र, सभी लोग जानते हो, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो माड होता है वो माड वेक्टर ए डॉट माड वेक्टर बी होता है कि नहीं होता है, और इनटू में कितना होता है, आप कहोगे cos थीटा होता है।
होता है। अर्थात या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी अपान में, इसको इधर लें मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, और बराबर कितना होता है कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू आपने देखा होगा, हम 30 पर निकालते हैं 1/2, 45 पर निकालते कितना होता है 1/√2, 60 पर 30 पर निकालते हैं √3/2 होता है, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2। इस तरीके से मतलब जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो 1 के बराबर भी होती है, कॉस 0 = 1 भी होती है, तो लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे मॉड वेक्टर ए डॉट बी, तो जब मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पर अब चिन्ह कौन सा लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुका है कॉस थीटा की वैल्यू। तो जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी थी भैया, प्रूफ करनी थी। इसमें कुछ नहीं था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर अंगा की ओर। ठीक है, 5वें क्या अंगा पार्ट। 5 नंबर वाले 2 प्रश्न होते हैं जिनके अंतर्गत 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है ना, तो ये 5वां प्रश्न है 5वें का 5वां। ज्ञात कीजिए, एक समाकलन आपको दिया गया है, आई इक्वल टू समाकलन करना है √cot x है ना प्लस √tan x, इसका समाकलन करना है। हालांकि करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके तो है ही, एक सबसे हार्ड मेथड है, एक सबसे सरल मेथड। मैं आपको यहाँ पर सरल मेथड बताने जा रहा हूँ। मैं पहले ही आपको वार्निंग दिए दे रहा हूँ, आप ये नहीं कहना कि हमारी बुक में तो सर जी ऐसे लगा है वैसे लगा है। हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कहीं पर गलत लगेगा तो कमेंट में हमको लिख के बताइएगा। देखिए आई इक्वल टू में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √cot x को लिख सकते हैं √cos x और बटे में √sin x हो जाएगा। एक एक स्टेप को समझिएगा। और tan x को लिख सकते हैं √sin x और बटे में इसको लिख सकते हैं √cos x, इंटू में dx है dx लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो भैया cos x का मल्टीप्लाई अंडर रूट हट जाएगा, प्लस √sin x का मल्टीप्लाई ये sin x हो जाएगा, पूरे के बटे में √sin x हो जाएगा और इंटू में √ कितना हो जाएगा cos x, या एक √ करके दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, बात तो एक ही। और ये आपका हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो cos x और आपका कितना रहेगा प्लस का sin x, लेकिन नीचे आपका हो जाएगा √2 sin x इंटू में cos x और dx। इस स्टेप को समझिए थोड़ा सा। मैंने क्या किया, अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, जिससे यहाँ पर sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos x प्लस sin x था, √2 से मल्टीप्लाई किया, उसको बाहर लिख लिया, और नीचे जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो एक बार रूट लगा करके इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक, देखिए नीचे अगर हम देखें तो इसमें हम एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, वैसे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस का ऑलरेडी 2 sin x इंटू में cos x आपका लिखा हुआ ये, उसको वैसे लिखा रहने देंगे। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? ओके, चलिए बढ़ते हैं आज आगे, स्टेप को देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू √2 है ना, और ये आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √1 है। अच्छा, इसमें और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 2 sin x इंटू में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे cos x, और dx आपका हाई है। अभी हो जाएगा आई इक्वल टू √2, ऊपर आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x अपान में। अब ध्यान दीजिएगा 1 - इस 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, क्योंकि हम जानते हैं समसमीका का मान 1 होता है। अच्छा, माइनस का 2 sin x इंटू में cos x भी तो इसको लिखा जा सकता है, और ये आपका हो जाएगा dx। अच्छा, आगे क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू √2, ऊपर हो गया cos x प्लस sin x, नीचे आपका हो गया √ के अंदर 1 - ये फार्मूला बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अच्छा, हम इतनी देर से कर क्या रहे थे, कंक्लूजन ये है हमारा कि हम जो निकाल रहे थे वो ये चीज़ निकाल रहे थे कि ये किसका अवकल गुणांक होगा, इसी का तो अवकल गुणांक होगा। इसी को भी यहाँ पर t मान लेंगे, माना sin x माइनस
cos x बराबर t। अवकलन करेंगे sin x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x, लेकिन माइनस पहले से लगा तो ये प्लस का sin x हो जाएगा, और इनटू में dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब ये पूरा फलन t के पदों में चेंज हो गया। √2 cos x प्लस sin x, dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt, आप देख सकते हो, अपान में √1 माइनस टी स्क्वायर। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है dx अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x का समाकलन, ठीक है। इसका समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर √1 माइनस टी स्क्वायर लिखा है, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स टी और प्लस सी। अब √2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स टी की वैल्यू रख दीजिए। टी किसको माना था, साइन x माइनस कॉस x को, प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। इसे एक मेथड से और भी आप लगा सकते हैं, वो आपके सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास जो सीरीज उसमें ढूंढिएगा, 2019 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है प्रश्न, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड मेथड था, ये मुझे सही लगा इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट की ओर, ठीक है। इसे यहाँ पर हम ग्राफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पहले समझने की कोशिश कीजिए करिए, क्योंकि प्रश्न अगर समझ में आ गया भाई तो लग भी जाएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से लग जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ये दिया गया, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में प्रदत्त समुच्चय ए में एक रिलेशन आपको परिभाषित है, ठीक है। 6वें का ये का पार्ट है, और इसमें एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि x, y, फिर लिखा x तथा y में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। देखो मैंने इस क्वेश्चन को अपनी महातांडव वाली क्लास में आपको कराया है, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की महामैराथन क्लास दी है, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर इसमें देखिए आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो एक संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। अब इन्होंने यही कहा है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए एक समुच्चय जिसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, और एक्स एक पुस्तक और एक वाई एक पुस्तक है जिसमें पेजों की संख्या समान है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सतुल्य संबंध के लिए आप क्या करोगे, आप मानोगे, माना x से क्या है भाई, संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो जब x y से संबंधित था तो x और y में पेजों की, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x से संबंधित होगा तो आप कहोगे x बराबर x। अब ये कंडीशन सत्य है कि नहीं, अच्छा है कि बताओ। हमारे पास दो पुस्तकें हैं, एक x है और एक y। x में मान लीजिए 500 पेज हैं, y में भी 500 पेज हैं, तभी तो दोनों में पेजों की संख्या समान है। तो क्या x में 500 पेज अपने आप के बराबर नहीं होगा, होगा भाई। 500 पेज बराबर होंगे आपस में। तो ये क्या है भाई, ये कंडीशन जो निकल के आई सतुल्य के लिए, ये सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन R है, R क्या है, एक सतुल्य संबंध है। क्या है भाई, सतुल्य संबंध है। जो रिलेशन है वो कैसा है, सतुल्य है। अच्छा सममित के लिए क्या करते हैं भैया, सममित हेडिंग लगा लेंगे। इसमें हम मानेंगे कि माना x, y दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल एक्स वाई समुच्चय ए से आएंगे। जो x, y हैं ये कहाँ से आते हैं, एक समुच्चय में। समुच्चय क्या, पुस्तकों का समुच्चय है। तो यहाँ पर जब x y से संबंधित है तो देखिए आप बताओगे x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के बराबर। हम x बराबर y लिख रहे हैं, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। क्या इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जब x बराबर x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या बराबर, तो x y से संबंधित है, और y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या बराबर, तो इसका मतलब y x से संबंधित हो गया, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करने लगा। और ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब संबंध हमारा क्या है, सममित भी है। अच्छा संक्रामक के लिए क्या करते हैं भैया, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि x y से संबंधित है ना, तथा ये भी मानते हैं कि y जो है वो z से संबंधित दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर x y से संबंधित होगा तो x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या के बराबर है, ये तो प्रश्न में दिया है, ठीक है। और अगर y z से संबंधित तो y में पेजों की संख्या व z में पेजों की संख्या के बराबर होगा। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान करके क्या हम समीकरण 1 व 2 से ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि x में पेजों की संख्या z में पेजों की संख्या के बराबर हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक पुस्तक x है जिसमें 500 पेज हैं, वो
वाई पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर, उसमें भी 500 पेज है। और जो वाई पुस्तक है जिसमें 500 पेज है वो जेड पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर है, तो उसमें भी तो 5 होंगे, तभी तो इसके बराबर है। इसका मतलब जेड में पेजों की संख्या और एक्स में पेजों की संख्या आपस में बराबर होगी समीकरण 1 2 से। तो जब एक्स में पेजों की संख्या वाई में पेजों की संख्या बराबर है तो एक्स कामा वाई दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। वाई में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या बराबर, तो वाई कामा जेड दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स में पेजों की संख्या जेड में पेजों की संख्या के बराबर, इसका मतलब एक्स कामा जेड भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और ये कंडीशन आने के बाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि यह संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब ये संबंध लिखोगे चूंकि सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए जब कोई संबंध हमारा सतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तो उस संबंध को हम एक तुल्यता संबंध कहते हैं। अतः यह संबंध एक हमारा तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन 6 नंबर के खा पार्ट की ओर। ठीक है, फ्री के 5 नंबर है भैया, फ्री के 5 नंबर, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट की ओर। ये का पार्ट था, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट की ओर। खा पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। खा पार्ट में ये बोला जा रहा है कि यदि y की पावर x की पावर x, ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, ये ज़बरदस्त एक प्रश्न है। y बराबर x की पावर x की पावर x। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। कैसे करना, बहुत ध्यान से समझिए। जब चर की पावर चर होती है तो पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों में log लेते हैं। तो हम लिखेंगे log लेने पर, log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y, यहाँ पर log लेंगे तो log x की पावर x की पावर x, log y बराबर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो x की पावर x, यही तो पूरी x पर पावर है, तो ये आगे आ जाएगी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज, और केवल यहाँ पर log x बचेगा। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो dy/dx। इसमें देखिए x की पावर x, इसको फर्स्ट मानेंगे और log x को सेकंड मानेंगे। अवकलन किसका हो जाएगा, तो आपका हो गया log x का, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड वाला फलन log x छूटेगा, अवकलन हो जाएगा फर्स्ट वाले फलन का x की पावर x का। तो ये आपका हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x की पावर x, log x का अवकलन 1/x प्लस log x, बहुत ध्यान से समझिएगा, x की पावर x का जो अवकलन होता है वो आपका x की पावर x 1 प्लस log x होता है। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर जी आपने ये तो डायरेक्ट लिख दिया, आपको आना चाहिए। मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था तो मैंने बताया था x की पावर x का अवकलन करना, पहले उसको y बराबर मानो, दोनों पक्षों का log लगे तो log y बराबर x की पावर x हो जाएगा। log y का अवकलन 1/y dy/dx, और x की पावर देखो जब log लोगे तो x log x हो जाएगा ना, ये फर्स्ट मानोगे x को, log x का अवकलन करोगे 1/x, सेकंड log x छूटेगा और फर्स्ट का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से dy/dx बराबर y बटे में उधर जाएगा गुणे में, x से x कैंसिल, यहाँ 1 बचा, प्लस कितना हो गया log x। अब y किसके बराबर माने थे, तो आप कहोगे x की पावर x के बराबर माने थे, तो इसका अवकलन हो गया x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पर कर भी सकते हो। ये कैसे हुआ x की पावर x का, ये मैंने आपको बता दिया, log लेकर के इसको भी अवकलित करना पड़ेगा। तो मैंने x की पावर x का अवकलन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। तो हमको निकालना है dy/dx की वैल्यू, तो y जो इधर बटे में है ये इधर जाएगा गुणे में। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा x की पावर x गुणे में 1/x प्लस log x इंटू में x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, अब देखिए जो आपने y किसके बराबर माना था, तो आप कहेंगे y माना था हमने x की पावर x के माना था। इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, इस ब्रैकेट से हम कॉमन निकालेंगे x की पावर x log x, इतना कॉमन निकालेंगे। इसलिए कॉमन निकालें जिससे भैया तुमको आंसर में आंसर मैच कर जाए, नहीं तो आप मानेंगे ही नहीं कि हमने सही किया है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, x की पावर x तो दोनों में कॉमन मिल रहा था, इतना तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। log x भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x log x। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर 1/x है, अगर इसमें log x कॉमन नहीं मिल रहा तो log x से भाग हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये x log x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर log x और x की पावर x सामने कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 1 प्लस log x।
इस तरीके से ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। A to Z यही पूरा आंसर आपके आंसर पेपर में मिलेगा देखने को। अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो, और नहीं इतना भी छोड़ देते ना तो पूरा सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वाई का मान रख देते बस। चलिए आज की ये क्लास का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 का खा पार्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के गा पार्ट की ओर, ठीक, जो कि आव्यूह का प्रश्न है और एक अपने आप में ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए भाई गा पार्ट को देखते हैं। 5 नंबर वाले सारे प्रश्न आज की ही क्लास में आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। देखिए गा पार्ट में लिखा है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। गा पार्ट में बोला जा रहा है कि एक आव्यूह हमारा A जिसका मान कितना है 2 -1 3 4। एक आव्यूह हमारा B है जिसका मान कितना है, तो आप कहेंगे 5 2, ठीक है, 7 और 4। एक आव्यूह हमारा C है, ये भी 2x2 कोटि का है जिसका मान 2 5 3 8। ये एक आव्यूह C है। ये कहा जा रहा है तो एक ऐसा आव्यूह D आव्यूह का मान तुम्हें निकालना है, जबकि कंडीशन दे रखी इन्होंने, कंडीशन ये दे रखी है कि जो CD माइनस AB होगा वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये कंडीशन दे रखी है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले AB की आवश्यकता होगी तो हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू है 2 -1 3 4। अच्छा B की बात करें तो B की वैल्यू है 5 2 7 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आव्यूह का मान हमें पता चल जाएगा इस रो का इस कॉलम से, 5 दूनी 10 7 एकम 7। अब आप एक चीज़ बताइएगा बहुत ध्यान से, जब 5 दूनी 10 करेंगे और 7 एकम 7 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 7 एकम 7 माइनस का 7, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहेंगे जी बचेगा भाई, है ना, प्लस का 10 माइनस का 7। अच्छा इस रो का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 एकम 4, ये 0 बचेगा कि नहीं, आप कहेंगे 0 बचेगा। अब इस रो का दोनों कॉलम से कराएंगे, 3 5 15 और 4 7 28। अब बताओ 15 और 28 जोड़ा जाएगा, 8 5 13 और 3 3 1 4, ये 43 हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल 43 हो जाएगा। इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 3 दूनी 6 4 चौक 16। अब बताइए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 16 अच्छा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 22। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई हमें मिल गया 3 0 43 22, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम समीकरण में रखेंगे, तब समीकरण ये दी गई कि CD माइनस AB बराबर 0, ठीक, तो CD बराबर आ जाएगा AB। अगर यहाँ से हमको D आव्यूह निकालना है, C उधर भेजेंगे तो ये C इन्वर्स हो जाएगा और ये AB हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन्वर्स निकालना तो आपको हज़ारों बार बताया है। यहाँ पर देखिए जब D आव्यूह निकालेंगे तो C इन्वर्स हो जाएगा और AB का मान कितना आया है 3 0 43 22। क्लियर है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया, स्क्रीन को ऐसे रोटेट कर लिया करो, तब पढ़ा करो, क्वालिटी थोड़ा वीडियो से बढ़ा दिया करो, क्योंकि अगर सवाल पूरा हम यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी दिक्कत है ना, एक एक स्टेप लगा करके मिटालते चले जाएंगे तब क्या मतलब है। अब देखिएगा C इन्वर्स का मतलब जो आव्यूह C दिया गया है इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे C इन्वर्स के लिए, C इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम मॉड C की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 दूनी 16 3 5 15, 16 माइनस 15 बराबर 1 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 इसलिए C इन्वर्स संभव है। अब हम सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे, सह खंडों से निर्मित आव्यूह। अगले स्टेप में आप सभी को पता है कि सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालते हैं, सह खंडों से निर्मित आव्यूह निकालते हैं तो ये और ये छोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, फिर ये और ये छोड़ेंगे, गड़बड़ हो रहा है क्या हो, हाँ गड़बड़ हो रहा है, C का निकालना है, ये और ये छोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे 5 आ जाएगा, फिर ये और ये छोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये देखिए 1 1 पर है मतलब प्लस है, ये 1 2 पर है विषम पर इसलिए माइनस लगाएंगे, ये भी 2 1 पर है यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। आई बात समझ में, अच्छा ओके, ज़्यादा स्याही हो गई भाई, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्याही हो गई है, इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब ये सहखंडों से निर्मित आया है, हमको क्या चाहिए एडजॉइंट ए, तब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो सहखंडों से निर्मित आव्यूह होता है उसका परिवर्त होता है, तो इसी को परिवर्त कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, 8 -3, दूसरी रो को कॉलम में -5 और 2, इस तरीके से एडजॉइंट ए पता चल गया। अब हम जानते हैं चूंकि यहाँ ए नहीं था बल्कि क्या था C था, तो हम C इन्वर्स निकालेंगे तो 1/mod C सूत्र लगेगा
और एडजॉइंट सी लग जाएगा। आई बात समझ में? तो जब हम मान रखेंगे तो आएगा एडजॉइंट सी का मान 8 माइनस 5 माइनस 3 और 2, इतना ही तो आएगा, क्योंकि मॉड सी के स्थान पर 1 ही रखोगे तो 1 रखने का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, यही वैल्यू आएगी। अब देखेंगे तब यहाँ पर लाइन ड्रा कर देंगे, तब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? डी ऑब्यू की। सी इनवर्स कितना आया? आप कहोगे 8 माइनस 5 माइनस 3 और 2 आया। अच्छा, उसके गुणे में कितना था? तो आप कहोगे 3 0 43 और 22 था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑब्यू आएगा वो डी ऑब्यू का मान होगा। चलिए इस रो का हम कॉलम से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 और 43 पंचे 5 तेई 15 है ना, 5 चौक 20 1 21, ये 215 होगा। 215 माइनस का इसी रो का हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 शून्य 0 और 22 पंचे 110, माइनस का 110 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9, 43 दूना कितना 86, तो माइनस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 86, 3 शून्य 0 और 2 22 दूना कितना हो जाएगा 44। तो ऑब्यू डी की वैल्यू आ गई भैया। 24 से आप घटा दीजिए कितना 100, 215 15 गया आपका, बचा 9 9 और घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 191, वो भी माइनस का 110 और यहाँ पर कितना बचा 86 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 86 से 6 गया तो 80 बचा, 80 से 3 गया 77 बचा। ठीक है, टोटल ये 77 बचेगा और ये 44। तो ये ऑब्यू डी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को हम क्या करेंगे, जो इसके बाद घा पार्ट है ये, इसमें भी आपको यही करना है। यहाँ पर 2x2 का था, अब अगला क्वेश्चन 3x3 का है। मैं हिंट दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार दिए गए ऑब्यू का एडजॉइंट ऑब्यू निकालना है ना, साइखंडज ऑब्यू निकालना है, सब अच्छे तरीके से बहुत सिखा दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा समझिए। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, आप लोग खुद ही कहेंगे हम कर लेंगे। एक ऑब्यू दिया गया है, ये अगला पार्ट है 5वें का घा पार्ट। ठीक है, ये 5वें प्रश्न का घा पार्ट। एक ऑब्यू दिया गया है जिसमें आपको 1 दिया गया, 3 दिया गया, 3 1 4 3 है ना, 1 3 4, ये एक आपको ऑब्यू दिया गया। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि ए इंटू में एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। अगर ये चीज़ सिद्ध करना है, सबसे पहले ऑब्यू ए का मान दिया गया है, एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा तो ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक, ये आपका LHS हो जाएगा, इसको रोके रखिएगा। अब आप मॉड ए तो निकाले ही होंगे, जब एडजॉइंट ए आप निकालेंगे तो मॉड ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसी वैल्यू के इक्वल हो जाए, बस ये चीज़ सिद्ध हो गई। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से चैनल पर भैया बने रहें, जिससे आपको सातों सेट जो है सॉल्व कराए जा सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।